हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो जो है वो है एनआरसी और सीएए कानून पर। अब एनआरसी क्या होता है, सीएए क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रह चुका है। बहुत से बच्चों को क्वेरीज भी हैं कि ये होता क्या है, इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं, कब किया गया है, कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है। देखिए, हमारा देश जो है भारत देश, इसमें बहुत से माइग्रेंट्स चले आए हैं। अब माइग्रेंट्स के आने की वजह से उनका परिवार भी बढ़ रहा है हमारे देश में। इस वजह से यहाँ पे हमारे देश में रहने की थोड़ी-सी जगह की किल्लत हो रही है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ हस्तक्षेप किया और ये सीएए और एनआरसी के जो कानून थे, इनमें कुछ तब्दीली और बदलाव लाके इसे थोड़ा ठीक करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊँगी कि माइग्रेंट्स होते क्या हैं। अब सीएए और एनआरसी माइग्रेंट्स पे ही पूरी तरह से बेस है। अगर आप लोगों को माइग्रेंट समझ में आ जाएगा तो सीएए और एनआरसी के बारे में जब आपको मैं अंदरूनी तरीके से बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ आप लोगों को। माइग्रेंट्स जो होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, ठीक है। अपना देश छोड़ के जब वो दूसरे देश में रहने के लिए जाते हैं तो उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है। अब वो लोग क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? हो सकता है उनके देश में कुछ झगड़ा हो रहा हो, फाइट हो रहा हो, वहाँ पे वो रहना नहीं चाहते हों। रिसेंटली आप अफ़गानिस्तान देख सकते हो, श्रीलंका देख सकते हो। ये सब देशों में ऐसी स्थिति आ गई थी जहाँ के लोग अपना घर, अपना ज़मीन सब कुछ छोड़ के दूसरे देशों में पलायन कर रहे थे। तो हमारा जो देश है वो अतिथि देवो भव का निमंत्रण देते हुए सभी लोगों के लिए हमारा देश खुला रहता था, हमेशा ही, अभी भी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हम भारतीयों को दिक्कत ना हो, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह का नियम और कानून बनाया है। पुराने नियम अभी हैं लेकिन उसमें थोड़ा-सा संशोधन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने रहने वाले हैं, जो पुराने माइग्रेंट्स हैं, उनको हटा ही देना है, नहीं। अगर वो दिल से भारतीय हैं, अगर वो काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो उन्हें इंडियन सिटीज़नशिप दी जाएगी। लेकिन जो लोग नहीं हैं, जो लोग नए आए हैं, अभी मैं डिटेल वाइज़ मैं उन सभी को डिटेल में बताऊँगी। जो लोग नए आए हैं, उन लोगों के लिए अलग कानून है। उन लोगों का हिंदू होना, सिख होना कंपल्सरी होता है। मैं अभी टॉपिक वाइज़ वो सारी चीज़ें अभी डिटेल में बताऊँगी। अभी मैं शॉर्टली बता रही हूँ, अभी ब्रीफली मैं आगे चल के अपने वीडियो में बताऊँगी। तो माइग्रेंट्स मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, उन व्यक्तियों को माइग्रेंट्स कहा जाता है। अब सीएए क्या होता है? माइग्रेशन इन इंडिया कब हुई है, कौन-कौन से साल में हुई है, मैं एक शॉर्टली तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी, तो ध्यान से सुनिए। 12th सेंचुरी में ईरानी आए थे, जिनको हम प्रेज़ेंट टाइम में पारसी कहते हैं। ईरानी लोग हमारे देश में आए थे 12th सेंचुरी में और वो यहाँ आके बस चुके थे, ठीक है। 1947 में बहुत से पाकिस्तानी हमारे देश में रहने आए थे। कुछ चले गए थे और कुछ वहाँ से लौट कर आए थे रहने के लिए, जब हमारे देश में बंटवारा हुआ था। उसके बाद 1960 से 1971 में बांग्लादेशी आए थे। जब युद्ध छिड़ा था बांग्लादेश में, तो कुछ बांग्लादेशी भी हमारे देश में पलायन किए थे। 1960 में कुछ तिब्बतियंस आए थे चाइना और तिब्बत वार के दौरान। जब चाइना और तिब्बत वार हो रहा था तो कुछ तिब्बतियंस ने भी हमारे देश में पलायन किया और यहाँ पे अपना बसेरा बसा लिया। 1979 में कुछ अफ़गानिस्तानी, सोवियत और अफ़गानिस्तान का जब लड़ाई हो रही थी, युद्ध छिड़ा हुआ था, तब कुछ अफ़गानी भाई बहन भी हमारे देश में पलायन किए थे। ये मैं बता रही हूँ 1979 की बात। उसके बाद है 1980 से 2000 के बीच में, जब श्रीलंका और तमिल वार हो रहा था, तो कुछ श्रीलंकन्स और तमिल्स भी हमारे देश में पलायन किए थे। जो वहाँ के आम जनता होती है, वही लोग पलायन करते हैं, वही लोग निकलते हैं, क्योंकि उन लोगों को शांति पसंद होता है। तो वो लोग भी हमारे देश में आए हुए थे। अब 2015 और 17 में जब म्यांमार के रोहिंग्याज ने पलायन किया था हमारे देश में, तो क्यों किया था? क्योंकि उनके साथ परसिक्यूशन यानी कि उत्पीड़न किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था उन रोहिंग्याज मुसलमानों को। तो
एमिग्रेशन किया गया, अप्रवासन किया गया, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया और कुछ तो अपने मन से यहाँ पे आने लगे। अब जब आने लगे तो हमारा देश इतना अब नहीं हो चुका है, क्योंकि टेररिस्ट अटैक की वजह से अब हमारे देश में ऐसे नियम और कानून बनाए जा रहे हैं कि दूसरे देश के अगर इस टाइप के अगर लोग आते हैं तो हमारे देश को ख़तरा न पैदा कर दें, इसलिए हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह का फैसला और नियम बनाया है। अब 2001 के सेंसस के हिसाब से मैक्सिमम जो माइग्रेंट्स आए हैं वो आए हैं बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। मैक्सिमम माइग्रेंट्स यानी कि अप्रवासी जो आए हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं। अब आप सोचिए कि कितने ही व्यक्ति, ज़्यादातर जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस तरीके का जो आप क्रियाकलाप सुनने में आएगा कि यहाँ पे दंगा हुआ है, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो कौन कर रहा है? हमारे देश में रह रहे कुछ ऐसे ही प्रवासी कर रहे हैं। तो जब सेंसस का आंकड़ा निकाला गया तो उसमें पता चला कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं हमारे देश में और हम लोगों की संख्या बहुत कम है। उसके बाद सिटीजनशिप के हिसाब से कि बाई कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में और सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 को मॉडिफाइड किया गया CAA 2019 में, करना बहुत ज़रूरी था। अब वो इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या थे, अब मैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको। पहला था इलीगल इमिग्रेंट। जो इलीगल इमिग्रेंट थे, ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता था कि जो एनी फॉरेनर यानी कि कोई भी विदेशी व्यक्ति ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे यहाँ आ सकता है और स्टेइंग बियॉन्ड स्पेसिफाइड पीरियड के तौर पे वो यहाँ पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस हिसाब से हमारे देश की अब परिस्थिति बदल रही है उस हिसाब से एक न्यू डेफिनेशन लाया गया कि जो पीपल रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले से, उनमें इंक्लूडेड कौन है और नॉन इंक्लूडेड कौन है। अगर आप नोट करना चाहें या समझना चाहें तो आप लोग समझ सकते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगी कि जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने लोग इंक्लूडेड हैं वो हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, इन सभी लोगों को इंक्लूड किया गया है। और जो व्यक्ति इंक्लूडेड नहीं है इन 3 देशों के हिसाब से, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, वो नॉन इंक्लूडेड पीपल्स कौन हैं? वो हैं मुस्लिम, श्रीलंकन, तमिल्स। इन तीनों लोगों को इनलीगल घोषित किया गया है। हमारे देश में किसी भी तरीके से इनका आना वर्जित किया गया है। अब एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए? फर्स्टली आप 11 साल तक हमारे देश में रहिए। नाउ 5 ईयर सर्विस, 5 साल आपको यहाँ पे जॉब करनी चाहिए। 2014 से 2019 में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों के नागरिकों को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सिटीजनशिप के लिए क्या एक्वायरमेंट होती है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं कि 11 साल आपको पहले से आप यहाँ पे रह रहे हो, 5 साल आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तभी आपको यहाँ पे भारत देश की एक्वायरमेंट मिल सकती है सिटीजनशिप की, एंड अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, इश्यूज क्या क्या उठे? वाई ओनली 3 कंट्रीज? इन 3 कंट्रीज को ही क्यों बैन किया गया? वो 3 कंट्री मैं बता चुकी हूँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इन 3 कंट्रीज को ही क्यों बैन किया गया हमारे देश में? बिकॉज आर्टिकल 14 का वॉयलेशन कर रहे थे ये लोग। आर्टिकल 14 मैं बाद में अपने आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगी, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। जब इन आर्टिकल नंबर 14 को वॉयलेट कर रहे थे ये पीपल्स, इस वजह से इन 3 कंट्रीज़ को इनलीगल घोषित कर दिया गया। और संभावित तरीके से ये तीनों देश इस्लामिक कंट्रीज़ माने जाते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, ये नॉन सेक्युलर हैं, केवल मुस्लिम समुदाय को ही अपना सब कुछ मानते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम इस देश में रह रहे हैं तो हम हिंदू हैं। और हमारे देश में कभी भी ये जोर नहीं दिया जाता है कि आप हिंदुत्व को ही अपनाइए, लेकिन इनके देश में, इन 3 देशों में अगर आप रहने जाओ तो वहाँ पे इंडियंस को, सिख को, पार्शियंस को और जैन को, क्रिश्चियंस को, इन सभी लोगों को बाध्य किया जाता है कि आप लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाना ही पड़ेगा अगर आपको हमारे देश में रहना है तो। और पूरी तरीके से ये लोग अपने देश को सेक्युलर बना चुके हैं, नॉन सेक्युलर बना चुके हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफ मिनॉरिटीज़ को छोड़कर। तो आसाम आंदोलन जब हुआ था 1920 में, तो दंगे हुए, तो आसाम वहाँ से मूव ऑन कर गया। तो ईस्ट बंगाल जो थे, ईस्ट बंगाल के पीपल लोग जो थे, वो लोग आसाम गए और वहाँ की पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। कहाँ की? आसाम की। जब ईस्ट बंगाल में अटैक हुआ
आसाम आंदोलन जब हुआ था तो ईस्ट बंगाल में, ये मैं नॉन सेक्युलर बताने के बाद मैं दूसरा पॉइंट आउट आप लोगों को बता रही हूँ कि आसाम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। उससे रिलेटेड कुछ जो सिटीजन्स थे उनके लिए क्या ऐसा दिक्कत हो गया, उनके बारे में बता रही हूँ। बेसिक चीज़ बता रही हूँ कि जब आसाम आंदोलन हुआ था तो उसमें आसामी बंगालीज, ईस्ट बंगाल के लोगों और आसामीज लोगों के बीच में कुछ दंगा हुआ था 1920 में, और फिर काफ़ी सारे ईस्ट बंगाल के लोग आसाम की तरफ मूव ऑन कर गए। अब मूव ऑन जब किए तो कल्चर और लैंग्वेज का बहुत थ्रेट होने लगा, बहुत दिक्कत आने लगी। तो आसाम की एमपी वहाँ पे डेड हो गए। फिर वहाँ पे री इलेक्शन किया गया 1978 में। जब री इलेक्शन हुआ 1978 में तो सडन मैसिव, यानी कि रजिस्ट्रेटेड जो वोटर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा क्या नाम है अमाउंट में लोग दिखने लगे। ऐसा क्या हो गया? उसके बाद फिर इलेक्शन कैंसिल कर दिया गया कि आसाम में इतने ज़्यादा लोग कैसे आ गए। इतना ज़्यादा लोग तो जब इलेक्शन दोबारा किया गया, फिर से रजिस्ट्रेशन वगैरह किया गया, इलेक्शन कमिटीज़ को बिठाया गया, जब देखा गया तो फिर वहाँ पे इलेक्शन कैंसिल कर दिया गया। अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो वो आसाम आंदोलन 1979 से लेकर 85 तक, यानी कि 1985 तक चला। और आसाम में इस चीज़ की मतलब रिकॉर्डेड हुआ कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में माइग्रेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। अब यहाँ पे बता दूं कि जो ईस्ट बंगाल था, पहले जो बांग्लादेश थे तो बांग्लादेश को ईस्ट बंगाल बोला जाता था। जब 1920 में हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, जब ब्रिटिश कानून हमारे देश का रूल चला रहे थे, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ कि अचानक से जब आसाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी, वो क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, मैं उस बेसिस पे भी मैंने यहाँ पे माइग्रेंट्स के बारे में बताया आपको। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे मेरा जो वीडियो है समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, या आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को CAA और NRC से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी फिटअप रहेगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी PDF के ज़रिए। अब 24 मार्च 1979 को एनीबडी ऑफ एनी रिलीजन इंटर्ड आसाम कैंसिल कर दिया गया। 24 मार्च 1971 को आसाम में जाना, किसी भी धर्म के लोगों को और किसी भी व्यक्ति को जाना वर्जित कर दिया गया इसी आंदोलन की वजह से। अब यहाँ पे NRC लागू हुआ, नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप, जिसका फुल फॉर्म होता है NRC का। अब बिग चेंजेस किए गए 1971, नॉट 1971 में नहीं किया गया था, लेकिन 2014 में वो सारी चीज़ों को रिवाइंड करते हुए हमारे देश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये चीज़ रिवाइंड की कि ये 3 कम्युनिटीज़, ये 3 कंट्रीज़, 6 कम्युनिटी और वहाँ के सिटीजन, इन लोगों की NRC और CAA को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। ऐसे ही कोई हमारे देश की सिटीजनशिप नहीं प्राप्त कर सकेगा। उम्मीद करती हूँ मेरे आज के इस वीडियो में मैंने जो भी CAA और NRC के बारे में आप लोगों को एनालिसिस दिया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों को यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर बने रहने के लिए।